हो गया स्टार्ट। गुड इवनिंग। सर्कल्स सिंगल चॉइस, राइट? गुड इवनिंग। क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? सिंगल चॉइस प्रॉब्लम सर्कल्स क्विकली, एक्सेप्शनली इजी प्रॉब्लम्स है ना। 1 to 5, नो? 3 and 4, 3 तो इजी है। सर्कल थ्रू ओरिजिन कट टू स्ट्रेट लाइंस, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो सर्किल ने 2 पॉइंट पर कट किया, ए पर बी पर, तो ए और बी ओरिजिन पर 90 बना रहे हैं। तो डायमेट्रिक फॉर्म नजर आ गई होगी कि सर डायमेट्रिक फॉर्म से सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, एब्सिस ऑफ ए एंड बी आर, ठीक है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। तो जो x1 x2 है वो तो डायरेक्टली इस क्वाड्रेटिक के रूट है। अब रही बात y1 y2 की, तो x1 x1 पॉइंट था और एक x1 माइनस x1। कुछ लोग समझ गए ना कि सर एक कोऑर्डिनेट जो डायमेट्रिक एंड आपने बोले x1 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 माइनस x1, तो मुझे लगता है x माइनस x1 x माइनस x2 इज डन, प्लस y माइनस x1 y प्लस x1, ठीक है ना, y प्लस x2, सॉरी। तो जब ये इसको खोलेंगे तो x2 माइनस x1 की टर्म आएगी। तो तुमको लगता नहीं कि मैं x2 माइनस x1 ऑब्टेन कर सकता हूं, है ना? क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट निकालना आता होगा तुमको, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, रीड द थ्योरी। क्लास में बताई गई थ्योरी का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। अभी पिछली क्लास में पैराग्राफ में डिस्कस किया था मैंने, सी ए स्क्वायर बराबर सी ए सी बी। कुछ लोग समझ गए ना? इस तरह तो ओवरऑल आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी, रूट ए बी आंसर। फोर्थ प्रॉब्लम में थोड़ा तुमको अभी डिफिकल्टी हो सकता है ना। एक काम करो, एक रॉन्ग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो सर्किल तो ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 है ना, 3 रेडियस, सॉरी। और अगला जो कर्व है उसका कुछ रॉन्ग डायग्राम इमेजिन कर लो कि सर मान लीजिए ये रॉन्ग डायग्राम है, ठीक है। ये वैसे मुझे तुमको अभी ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था, ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर भी कर सकते हो। मानते हो इस पॉइंट, इस कर्व पर तुमको ट्रिग्नोमेट्री की फीलिंग आ रही होगी कि सर क्यों नहीं मैं इस पर कुछ आर कॉस आर साइन ले लूं, पॉइंट, ठीक है। अब ये आर क्या है? आर ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस। अब जो सर्किल से मिनिमम डिस्टेंस होगा तुमको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि सर सर्किल से जो इस कर्व का मिनिमम डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस। एक्चुअली दो कर्व के बीच में जो डिस्टेंस पूछा जाता है ना कि ये एक कर्व है ये एक कर्व है, तो बचाओ दोनों कर्व के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं कि कोई भी एक पॉइंट ऑन कर्व 1 एंड कोई भी एक पॉइंट ऑन कर्व 2 के बीच के डिस्टेंस को डिस्टेंस बिटवीन कर्व बोल सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट आंसर्स, ठीक है, कि सर बहुत सारे आंसर्स होंगे कर्व के डिस्टेंसेस के, बट आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या तुमको इस डायग्राम से फील हो रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको एक तो आर मिनिमम आ जाए कि सर आर लीस्ट मिले, और उस आर लीस्ट से हम अगर रेडियस को घटा देंगे तो ये लीस्ट आंसर आ जाएगा। कुछ समझ आया? तो लीस्ट आंसर ये होने वाला है। तो अब तो तुम समझ पा रहे हो कि इस पॉइंट का मैं क्या करने वाला हूं, इसे मैं कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करूंगा। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर ये तो क्वाड्रेटिक बन गया।
ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में इस प्रॉब्लम को टैकल किया हुआ है। तो मुझे आर की मिन वैल्यू चाहिए, तो डिनोमिनेटर मैक्स चाहिए। तो तुम 100% समझते हो कि इसे तो 2 थीटा एंगल में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम जल्दी हो जाएगा। 2 4 साइन स्क्वायर, सॉरी 8 साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा। बस समझदार लोग समझ गए कि आर स्क्वायर लीस्ट कब मिलेगा, जब डिनोमिनेटर मैक्स होगा। तो डिनोमिनेटर की मैक्स वैल्यू कितनी है? 5, 6 + 5। तो दिस वैल्यू मिनिमम इज 1/11 एंड मैक्सिमम इज 6 - 5। गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? ठीक है ना? तो आर की लीस्ट वैल्यू, तो ये डायग्राम एक तरह से गलत बन गया। ये कर्व अंदर से निकलेगा कि सर ये कर्व ये गलत है। ये इस कर्व का राइट डायग्राम जो है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम तुम दोनों को देख सकते हो कि सर मिन वैल्यू तो आ रही है 1/√11 और जो मैक्स वैल्यू आ रही है वो 6 - 5 1 आ रही है, जबकि मेरा सर्किल का रेडियस तो 3 है। तो तुम समझ पा रहे हो कि वो डायग्राम मैंने गलत बनाया था। कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था मैं गलत डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, तो कुछ भी बना दो कि सर ये था वो कर्व। ठीक है, तो व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस? तो मेरे ख्याल से सर्किल से रेडियस 3 और यहां से 1 1, तो 3 - 1 2 होना चाहिए आंसर। तो आर को अब मैं मिन नहीं निकालूंगा, आर मैक्स निकालूंगा कि जितना आप डिस्टेंस ज्यादा लोगे उतना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम आएगा। सही है ना? तो 3 - 1 शुड बी द आंसर। गॉट इट? पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये क्यों पूछ रहा हूं? टेंजेंट मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 2 ऑन x = 1, लोकस ऑफ p इज। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो निकालनी है। ये सर्किल है, x = 1 स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम p, कहीं भी पेयर ऑफ टेंजेंट बना दो। ये है वो पेयर ऑफ टेंजेंट। तो लोकस ऑफ p एच के, तो कुछ लोगों को समझ में आना चाहिए कि एच के ये जो कॉर्ड्स है ये है इंटरसेप्ट। मीनिंग तो समझ में आ ही जाना चाहिए था कि x = 1 लाइन पर ये दोनों टेंजेंट जो कट करेगा पॉइंट a और b, आपको AB की लेंथ गिवन है इज 2। फिर तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया। तो कुछ मैं ओरली बताता हूं क्या करना। एच के की पेयर ऑफ टेंजेंट लिख देना t² SS1, फिर उसके बाद उसमें x = 1 पुट कर देना, तो तुमको एक y में क्वाड्रेटिक मिलेगी। कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन मिलेगा, कह देना उसके रूट्स y1 y2 है, तो लोग समझ गए कि सर y1 - y2 इज 2 मॉड। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तुम्हारी मदद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 अब नहीं बताया जाएगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन शीट में आईआईटी प्रॉब्लम में डिस्कस हो चुका है ना? सेम क्वेश्चन अप टू 10 डन। 9th क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन है। सर्कम सर्किल इक्विलेटरल
एंड द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल इज 1 1। तो बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चन है कि सर वो इक्विलेटरल का सरकम सेंटर सेंट्रोइड सब कुछ एक ही तो होता है, तो आपने सरकम सर्किल का सेंटर तो दे ही दिया -G -F। तो आपका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका वन ऑफ द वर्टेक्स 1,1, तो ये रेडियस के बराबर हो गया। अच्छा तुमको आंसर में सी नहीं चाहिए ना, हाँ तो सी को हटा देते हैं। 1,1। अच्छा सॉरी क्वेश्चन तो कुछ और ही पूछा था, मैंने क्या कर दिया, मैंने तो लोकस, ठीक है मैंने गलत पढ़ लिया। इन सर्किल का इक्वेशन, तो इन सर्किल का सेंटर तो यही है, तो जिसको बुद्धि है वो कहेगा सर ये आपका कैपिटल आर है, कैपिटल आर, तो आपको पता है इन रेडियस कितना होगा, /2। ठीक है, ये मेरे ख्याल से कुछ बात समझ में आ गई कि व्हाट आई सेड, है ना। तो सेम सर्किल लिख देना, x + g होल स्क्वायर y + f होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R /2 का होल स्क्वायर, R²/4 और R, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में बस मैं डायग्राम की मदद करूंगा, उससे ज्यादा कुछ खास मदद नहीं कर पाऊंगा। ये 3 सेंटर 3 रेडियस था, x + y 1 ये लाइन थी, तो थ्रू इंटरसेक्शन इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द सर्कल, ये 2 पॉइंट से पासिंग स्मॉलेस्ट। सर ये 2 पॉइंट को ज्वाइनिंग लाइन सर्किल को या तो कॉर्ड होगी या डायमीटर होगी, तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर वो सर्किल निकालिए जिसके लिए ये डायमीटर होगा क्योंकि अगर ये कॉर्ड हुआ तो इसका मतलब है डायमीटर और बड़ा होगा। तो अगर ये 2 पॉइंट से पासिंग सर्किल तुम बनाओगे और तुमने कहा कि ये डायमीटर नहीं है, तो इसका मतलब है डायमीटर इससे भी बड़ी लेंथ, तो समझ गए ना सबसे छोटा सर्किल कौन हुआ, जिसके लिए ये खुद डायमीटर है। इलेवेंथ, सर्कल x² y² 1, लाइन L इंटरसेक्ट एट -1, 0 एंड पॉइंट P, इस पॉइंट से पासिंग लाइन है और किसी पॉइंट P से पासिंग है, कुछ भी ले लो पॉइंट P। तो तुमको थॉट आ रहा होगा ना कि सर पॉइंट P को रेडियस 1 सर्कल कुछ cos थीटा sin थीटा लिया जा सकता है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन L is a rational number m, number of choices for m। स्लोप है ना, तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी रखी है, sin थीटा -0 cos थीटा +1, तो आई थिंक ये बेचारा कितना आ गया, tan θ/2 आ गया। अब मेरे ख्याल से जो थोड़े से समझदार लोग हैं दे नो कि सर थीटा 0 से 2π सारी वैल्यू लेगा, है ना, और tan θ/2 की जो रेंज होती है ना वो ऑल रियल होती है, ऑल रियल, क्योंकि θ/2 जाएगा 0 से π और 0 से π में जो tan x होता है वो ऑल रियल वैल्यू लेता है। तो मेरे ख्याल से कितने रैशनल वैल्यूज तुमको ऑब्टेन हो गए होंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो इनफाइनाइट। ओके 14 ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कॉमन सेंस बेस्ड प्रॉब्लम है। 6,8 सेंटर एंड रेडियस 5, 6,8 रेडियस 5। let's say like this, interested to travel from origin
टू 12,16। तो 12, जिसमें आप सर्किल के इनसाइड नहीं जाओगे। तो क्या तुमको फील नहीं हुआ कि सर यहां से टेंजेंट बनाइए, किसी पॉइंट पर टेंजेंट, इसी तरह से फ्रॉम देयर टेंजेंट एंड रिमेनिंग पोर्शन, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके बीच में ऑन द सर्किल चलो, ऑन द सर्किल। देखना इससे शॉर्ट पाथ तुमको नहीं मिलेगा। तुम सोच के देख लो कि यार मैं टेंजेंट नहीं बनाऊंगा, मैं तो ऐसे जाऊंगा, ये गया। तो अब तुम सर्किल के बीच से तो जा नहीं सकते, है ना। तो क्या तुमको लगो कि दिस इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब शॉर्टेस्ट पाथ तुमको डिस्टेंस तो नहीं पूछा है, फाइंड दैट पाथ पूछा है क्या। तो ये तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई कि सर ये तो ओरिजिन से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट से आंसर कर दीजिए, है ना। तो ये दो डिस्टेंसेस तो डायरेक्ट हो गए। बाई सिमेट्री दिख रहा होगा कि सर ये आंसर और ये आंसर तो सेम है। अब बात सिर्फ आती है कि ये आर्क लेंथ, तो इसके लिए एंगल की जरूरत होगी। तुम्हारा प्रॉब्लम यही है मतलब तो अब ये आर्क लेंथ चाहिए। तो आर्क लेंथ के लिए आई एम इंटरेस्टेड इन थीटा, ठीक है। तो सिंपल ज्योमेट्री तुम्हारी मदद कर देगी कि यार ये थीटा निकालने के लिए ये 90 एंगल, रेडियस कितना था सर्किल का देखना, 5 था ना, 5। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर ये डिस्टेंस 10 है। तो ये एंगल आ गया 5/10। तो ये π/6 आ गया, और ये π/6, ये भी π/6, 90। तो आई थिंक ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, π/3 π/3। तो ये एंगल भी मिल गया π/3। टोटल पाई है ना। बच्चों टाइप क्वेश्चन है 17। तो 18 तुमसे बन गया क्योंकि तुमने फैक्टर कर लिए, x=1 y=1। बस ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। इतना इतना आसान क्वेश्चन बताने की इच्छा नहीं रखता हूं मैं, ठीक है। कि एक सर्किल इसे टच करेगा, उसका ट्वाइस लेंथ का रेडियस का सर्किल अगले को टच करेगा, तो ये आर है, ये 2r है। मतलब इतनी भी अकल कम नहीं होनी चाहिए कि ये 3r हो गया, ये 2r√2 हो गया, ये r√2 हो गया। को ज्वाइन करने से पूरा डायगोनल लेंथ निकल गया। कुछ लोग समझ गए, बता दिया मैंने। r√2 प्लस 3r√2, नहीं ये 3r√2 नहीं, 2r√2, और ये 3r, सम इक्वल टू √2। तो यू विल गेट r। पेपर है ना। लास्ट 10 प्रॉब्लम्स, एनी डाउट? 21 to 25 quickly. mismatch हुआ ना तो इस वजह से 21 to 25 test paper quickly. 21
टू 25, नहीं 21 से 25 आई सेड 23, 23 भी डायग्राम से हो जाना था। सर्कल विथ सेंटर 1,1 रेडियस 1, नाइन कॉमा 1 रेडियस 2, तो ये तो डायग्राम से तुमको डायरेक्ट प्रॉब्लम दिखना चाहिए था। इंटरसेप्टिंग विदाउट इंटरसेप्टिंग ए कॉर्ड, तो -3/4 स्लोप की लाइन लाइक दिस, तो तुमको लगता है ना कि इसकी पोजीशन जो है फ्रॉम हियर, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन के बीच में होगी। लगाओ बुद्धि कि दोनों की जो टेंजेंसी पोजीशन है, बस इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में लाइन लाई करेगी। मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। और अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई दम है कि सर अब तो मैं परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन सेंटर इक्वल टू रेडियस करके आपको अल्फा लाके दे दूंगा। तो अल्फा 2 आएंगे, तो तुमको इतनी अकल होनी पड़ेगी कि एक अल्फा इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और एक इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो तुम खुद आइडेंटिफाई कर लोगे कि उन दो में से कौन सा अल्फा इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस से फिर 2 अल्फा आएंगे, एक अल्फा इसको करस्पॉन्ड करेगा और एक इसे करस्पॉन्ड करेगा। तो तुम में इतनी अकल होगी कि तुम खुद डिसाइड कर पाओगे कि ये अल्फा और ये अल्फा में कौन सा अल्फा मुझे करस्पॉन्ड करेगा, है ना। क्योंकि जिसको बुद्धि है वो समझ पा रहा है कि सर α/3 ये x इंटरसेप्ट है, तो ऑब्वियसली इन दो में इसका इंटरसेप्ट बड़ा है, ये दो में इसका इंटरसेप्ट छोटा है। तो मेरे ख्याल से अल्फा यू विल बी एबल टू डिसाइड। 24th, अरे नहीं यार, बहुत बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं ना। 6 to 30 जो बहुत चैलेंजिंग है वो नहीं बताऊंगा, ठीक, सिर्फ आसान आसान बताऊंगा। 6 to 30, नो, ट्वेंटी 6 to 30। अरे मैं सिंगल चॉइस पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो टेस्ट पेपर की बात कर रहा हूं। टेस्ट पेपर भी तो डिस्कस होना था आज, ये टेस्ट पेपर डिस्कस हो रहा है और बुक तो मैं 20 तक डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मैं टेस्ट पेपर के 21 to 30 की कॉलिंग कर रहा था, नो डाउट है। चलो बढ़िया बात है। 29, अच्छा तुम लोग 29 तो लल्लू क्वेश्चन है यार। सरकम सेंटर ओरिजिन, तो सरकम सेंटर ओरिजिन है, ऑर्थो सेंटर वाई एक्सेस है, तो tan अल्फा tan बीटा tan गामा स्लोप्स ऑफ ओ ए। तो यार तुमको ए का वर्टेक्स नहीं मिल गया कि सर ओ ए अल्फा एंगल, तो ये तो कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया, ए आ गया कॉस साइन, तो मुझे लगता है सेंट्रॉइड आ गया, है ना। कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन, सेंट्रॉइड आ गया। सरकम सेंटर ओरिजिन, तो मुझे लगता है कुछ लोग HGO की मदद से H तक पहुंच जाएंगे और फिर H पर जाकर के दे विल से कि सर जो H है उसका X कोऑर्डिनेट 0 कर दो, ठीक है ना। तो मुझे जो बात समझ आ रही है, cos प्लस cos बाई 3
और 0,0, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा आता है, मेकिंग इट 0। बस तो क्वेश्चन खत्म कि सर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 0 है। इसके बाद आप मत बताओ, ठीक है ना, इसके बाद हम खुद टैकल कर लेंगे। 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस की हेल्प से। और बोलो, डन, अप टू 30 ओवर। डन, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास कुछ हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स कर रहे थे, राइट? लिखो, प्रॉब्लम लिखो। A train having a train having 12 stations in its route, 12 stations in its route, has to be stopped at 4 stations, has to be stopped at 4 stations. Find the number of ways it can be stopped if find number of ways it can be stopped if no two of the stopping stations, no two of the stopping stations are consecutive. I repeat, a train having 12 stations in its route has to be stopped at 4 stations. Find number of ways it can be stopped if no two of the stopping stations are consecutive. कैसी बात कर रहे हो यार, स्टेशंस है।
वैल्यू मैं नहीं चेक कर पाऊंगा अक्षत। हाँ, आर्यन करेक्ट। वैल्यू मैं नहीं निकाल पाऊंगा। दीर्ष्या, निशांत, दिशिका, आर्यन आई कॉल्ड ना आई थिंक, कुणाल, नंदनी, ओके। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। तो इतना तो तुमको समझ में आना चाहिए कि सर ये प्रॉब्लम गैप मेथड का प्रॉब्लम है, ये तो कंफर्म है ना। तो यू हैव टू डिसाइड द स्टॉपिंग स्टेशन, ठीक है भौमिक। तो जो स्टॉपिंग स्टेशंस है, मानते हो वो किस गैप से पिक होंगे? किसके गैप से? नॉट टू स्टॉप। तो नॉट टू स्टॉप हाउ मेनी स्टेशंस? 8। there are 8 stations not to stop, तो obviously gap ये स्टेशन है, ठीक है ना। ठीक है अभिलेख। तो अरेंज मत करो कि सर 8 नॉट टू स्टॉप स्टेशन का अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल, मैं देख रहा था कुछ लोग लिख रहे थे 8 फैक्टोरियल 9C4 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। यहां ऐसा थोड़ी है। तो मेरे ख्याल से तुमको समझ जाना चाहिए था कि सर जस्ट यू डिसाइड 4 गैप्स, तो आई थिंक 9C4, बस ये आंसर हो गया। तो कुछ लोग समझ गए कि सपोज ये सेलेक्ट हुआ, दिस इज द सिलेक्शन, मान लो। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर मैं आपको बता देता हूं कि आप 1 से लेकर 12 S1 टू S12 में आप कहां कहां स्टॉप हुए। You stopped at S1, 2, 3, 4, 5. You stopped at 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. तो जो एग्जाम्पल मैंने शो किया हुआ है उसमें तुम समझ गए कि सर दीज आर द स्टेशंस वेयर ट्रेन स्टॉप्ड एंड अनडाउटेडली दे आर नॉट कंसेक्यूटिव। कोई भी 2 स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से स्टेशन होते हैं वो फिक्स होते हैं, फिक्स है ना। बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो ऐसा थोड़ी कि बॉम्बे और दिल्ली को इंटरचेंज कर दो, ठीक है ना। तो S1 से हमको S12 तक ट्रेवल करना है। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर आप तो खाली ये बता दो कि आप किस किस नंबर पर स्टॉप हुए हो, हमको स्टेशन को अरेंज नहीं करना है, ठीक है। आ गई बात, समझ आ गई। बाकी इसका मैं एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट मेथड आगे जाके बताऊंगा, है ना। नॉट नाउ, जब एक बार पीएनसी खत्म हो जाएगी तब हमारे पास ऑल्टरनेट मेथड्स भी होंगे। तो अभी हम जितना जानते हैं उसकी मदद से तो मैं अभी यही कर सकता हूं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, नक्षत्र। सही नहीं है नक्षत्र, है ना, नहीं है सही। प्रखर इज करेक्ट। ओके, तो फॉर मैक्सिमम इंटरसेक्शन मैं तो यही कहूंगा ना कि अगर मैक्सिमम इंटरसेक्शन चाहिए तो एक सर्किल हर एक पेयर का इंटरसेक्शन होना चाहिए।
तो आई थिंक वन लाइन एंड वन सर्किल कैन गिव मैक्सिमम हाउ मेनी इंटरसेक्शन? 2। तो मैं तो एज्यूम करके चल रहा हूं कि फॉर मैक्सिमम इंटरसेक्शन हर 2 लाइन इंटरसेक्ट करे, हर 2 सर्किल इंटरसेक्ट करे, और हर एक लाइन और एक सर्किल वो भी इंटरसेक्ट करे, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट सबके डिस्टिंक्ट भी हो, अगर तुम मैक्सिमम चाहते हो तो, है ना? तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम इंटरसेक्शन ड्यू टू 2 स्ट्रेट लाइंस, सेलेक्टिंग 2 लाइंस, I think every pair of line will give only one intersection, plus one line and one circle, 8C1 6C1. Every pair of one line and one circle, I assume that they intersect at 2 circles. Every pair of 2 circles give maximum. सही है ना? सो दिस इज द मैक्सिमम। और इसी का मिनिमम का आंसर अगर कोई पूछे तो कह देना सर 0। नो 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट, नो 2 लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक, इजी। अगर यही सवाल मिनिमम पूछता तो, है ना? नेक्स्ट, a cricket team comprising of players, 11 players, a cricket team comprising of 11 players, I am naming them A, B, C, D till J, K। ये पूरे 11 हैं, चाहो तो काउंट करके देख लेना। is to be sent for batting, is to be sent for batting। If capital A wants to bat before J, if A wants to bat before J and J wants to bat after G, capital G, and J wants to bat after G, then find the number of batting orders if, then find the number of batting orders if other players could go in any order, if other players could go in any order। I repeat, a cricket team comprising of 11 players, A, B, C, D up to K, is to be sent for batting if capital A wants to bat before J and J wants to bat after G, then find the number of batting orders if other players could go in any order। जब सही आंसर आएगा तो बता दूंगा।
मैं वेट कर रहा हूं कि एक सही जवाब आए, एक। चलो अब मैं बता देता हूं, है ना। एक सिंगल भी राइट आंसर नहीं है। वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओह, एक सही आ गया। चलो, दीर्ष्या। ओनली वन करेक्ट आंसर येट। ठीक है, मेरे ख्याल से 11 बैट्समैन को कितने ऑर्डर, तो मेरे ख्याल से 11 प्लेस ट्रीट की जाएगी ना। 11 प्लेसेस की, 11 बैट्समैन को 11 प्लेसेस में फिल करो। ठीक। ऑब्वियसली डोंट से कि सर दो प्लेयर जो पहले गए थे वो एक ही प्लेस कहलाएगी, नहीं। एक ओपनिंग करेगा और एक रनिंग साइड पे खड़ा होगा। ठीक है, तो पूरे 11 प्लेस की आइडेंटिटी है। नाउ अभिनव ऑल्सो करेक्ट। तो मेरे ख्याल से तुम लोग जितना जानते हो मुझे, कि आप पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करने में ज्यादा बिलीव करते हो, तो क्यों ना मैं कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर दूं। और कंस्टेंट किस पर है? कंस्टेंट है ओवर 3 प्लेयर्स ए, जी एंड जे, है ना। कि ये 3 प्लेयर्स में कुछ कंडीशन है। तो देखो क्या कंडीशन बोली गई है कि ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे, ओके, एंड जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी। तो कुछ बात समझ आई कि सर ये जो 3 बैट्समैन हैं, इन तीनों में जे लास्ट है। जे इज द लास्ट एमंग देम। ठीक। ए, जी एंड जे, ये दोनों तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं सबसे पहले इन 3 को ही फिल कर दूं। ठीक। तो ये जो 3 को फिल करने गया, तो तुम जानते हो कि सर पहले इनके लिए प्लेस डिसाइड करो। ठीक है प्रखर। तो आई डिसाइडेड 3 प्लेसेस फॉर ए, जी एंड जे। लेकिन मानते हो वो जो 3 प्लेस डिसाइड हुई, है ना, कोई सी भी प्लेस, उसमें ए, जी और जे का आपस का अरेंजमेंट इज नॉट 3 फैक्टोरियल, इज 2 वेज ओनली, है ना। क्योंकि तुम समझ पा रहे हो कि सर ये भी तो हो सकता है जी, ए, जे। दिस इज अलाउड कि अमंग 3 प्लेयर्स, इन 3 में आपस में जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ 2 वेज है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ आई कि मैंने ए, जी और जे को अरेंज कर दिया, है ना। आई सेलेक्टेड एनी 3 प्लेसेस, देन आई अरेंज देमसेल्व्स ओनली, राइट। अब जो बाकी 8 प्लेयर हैं, 8 प्लेयर 8 प्लेसेस, आंसर। एक ऑल्टरनेट अच्छा थॉट बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत ही डिसेंट आइडिया है ना, कि दिस इज बेस्ट थॉट जो कि लोग इन जनरल सोचते हैं। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने कहा कि 11 प्लेयर विदाउट एनी कंडीशन, आप तो 11 प्लेयर को अरेंज कर दो। तो यू विल से कि सर 11 फैक्टोरियल, यही कहोगे ना कि सर 11 प्लेसेस, 11 प्लेयर, अरेंजमेंट 11 फैक्टोरियल। अब मैंने क्या कहा, आई सेड कि जो ए, जी और जे है ना, उनका आपस का अरेंजमेंट इस आंसर में, डोंट बॉदर फॉर अदर प्लेयर्स, बाकी प्लेयर को मत बॉदर करो। बाकी प्लेयर को फिक्स कर लो कि सर मान लीजिए रिमेनिंग प्लेयर्स ये फिक्स हो गए, फर्स्ट 8 प्लेसेस, ठीक। और नेक्स्ट 3 प्लेसेस में ए, जी एंड जे आर देयर,
तो तुमको लगता नहीं कि सर ये प्लेयर्स को फिक्स रखा जाए और ये प्लेयर को अरेंज करना अलाउ किया जाए, तो इन दिस आंसर दे विल अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल वेज। जबकि तुम समझ पा रहे हो कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दे कैन नॉट इंटरचेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, दे कैन ओनली इंटरचेंज इन 2 वेज, है ना, क्योंकि जे को लास्ट होना पड़ेगा एमंग 3। ठीक, तो तुम समझ गए कि सर इन दिस आंसर ए जी एंड जे इंटरचेंज एमंग देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल। तो पहले मैंने उनका आपस का अरेंजमेंट को स्टॉप किया, ठीक है ना, आई एम नॉट अलाउइंग देम टू इंटरचेंज। तो ए जी और जे का आपस का अरेंजमेंट 1 वे करा दिया। अरे वो छोटी क्लास में करते थे ना तुम इस तरह के आइडियाज यूज, 8th क्लास की मैथ्स में, ठीक है ना, कि सर डोंट अलाउ देम टू इंटरचेंज, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और फिर अब मैंने कहा नहीं नहीं, दे यू हैव मेड इंटरचेंज अमंग देम 1 वे, जबकि वो 1 वे नहीं है, वो तो 2 वे है, इनटू 2। So this will be the right answer. सोचो सोचो, आपस का इंटरचेंज 3 फैक्टोरियल काउंट हो रहा था, उसको 1 2 बनाना है, 2। उनका आपस का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल नहीं काउंट करना है, उसको 2 काउंट करना है। तो फर्स्ट आई मेड इंटरचेंज अमंग देम 1 कि सर डोंट अलाउ इंटरचेंज, तो आई डिवाइडेड, है ना, एंड नाउ आई अलाउड कि नहीं नहीं, दे आर अलाउड टू इंटरचेंज इन 2 वेज। इजी। कंसेक्यूटिव की तो बात ही नहीं की, ये तो एग्जाम्पल दिया था, हटा दो इस एग्जाम्पल को, क्यों लिखते हो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ए जी और जे कहीं भी बैठा हो, मुझे कोई मतलब नहीं कि वो कौन सी 3 प्लेस पर बैठा है, मैं बस इतना जानता हूं कि जब आप आंसर 11 फैक्टोरियल करोगे तो उनका आपस का अरेंजमेंट इतना था, जबकि प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो ये होना चाहिए था। आपस का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल नहीं होना था, वो 2 होना था। तो समझो 3 फैक्टोरियल को 2 कैसे बनाया मैंने, ठीक है ना। 5 सेकेंड्स क्विकली। ओके, थोड़ा सा वेन डायग्राम का आइडिया ले लेते हैं, ठीक है, फिर कुछ और कंसेप्ट सीखते हैं। तो आई वांट टू इंट्रोड्यूस इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चिंता मत करो, इसका कोई पीएनसी है ना, ये सेट का फॉर्मूला है बेसिकली। तो पहले हम 2 सेट की बात करते हैं। तुमको थोड़ा सा वेन डायग्राम का तो आइडिया होगा ही, है ना, सेट कुछ तो सुना होगा तुमने सेट के बारे में। सपोज दिस इज सेट ए, ठीक, वेन डायग्राम में आई एम रिप्रेजेंटिंग ए सेट, बी सेट। तो ए सेट से मतलब समझ रहे हो ना, सर्कल में नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू, हाँ, ए, जो ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट वो इस सर्कल, ठीक, एंड बी को फेवरिंग, ठीक है, तो बी सेट। तो आई वॉन्ट यू टू नो अबाउट एटलीस्ट number of elements which belong to at least one of A or B. I want to know about that. Number of element, है ना, number of element in A is represented by this, number of element in B is represented by this, okay. Now number of element
which belong to A और B, है ना, A और B। तो इसको तुम समझ पा रहे हो ना कि इसको सर हम थोड़ा और एक्सप्लिसिट वे में कह सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी। वो एलिमेंट जो कम से कम एक को बिलोंग हो रहे हों, आइदर ए और बी। ठीक, तो क्या ऐसी टर्म को मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब बताया था और, ए और बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज आई रिप्रेजेंट लाइक दिस, अरे जस्ट नोटेशन बोला मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी इज इक्वल टू दिस। ठीक, अच्छा ये मैं पहले बता चुका हूं क्या? इज इट? जल्दी से हाँ बोलो। ऐसा कोई है जो कह रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज में कहीं बता दिया था। हाँ हाँ, 11th क्लास, मुझे भी कुछ ऐसा याद आ रहा है कि हाँ सर बताया था ये तो एसओटी में, और है ना, शायद सीक्वेंस के किसी क्वेश्चन में भी बता दिया था। ओहो, तो ये तो रिपीट हो गया है, ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, चलो कोई नहीं, फटाफट एक बार और फास्ट रिपीट करते हैं, है ना। तो इसका मतलब तुम लोग तो फट से समझ जाओगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए और बी। ठीक है, तो फ्रॉम वेन डायग्राम यू कैन से कि सर ए सेट, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? ए एंड बी, है ना, ग्रीन पोर्शन। कि सर ये ग्रीन पोर्शन जो है वो एलिमेंट है जो ए को एज वेल एज बी को दोनों को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ए एंड बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ए यूनियन बी इज व्हाट? एन ए इज कंप्लीट सेट, एन बी इज कंप्लीट सेट। तो लोग समझ गए कि सर ए यूनियन बी, तो ये पूरा सेट कहलाएगा, ये पूरा येलो सेट, है ना, शेडेड रीजन बाय येलो कलर इज यूनियन। तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए कि एन ए प्लस एन बी करने से ये पोर्शन 2 बार काउंट हो गया, 2 बार, तो उसे एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी ए यूनियन बी। ठीक, और वेन डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूं, ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट, है। दिस इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है विद इन विच एवरी सेट लाई, है ना। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी ऑल्सो इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी एंड आई गॉट टू नो दिस रिजल्ट। ठीक है, मुझे ये फॉर्मूला मिल गया। अभी इसको मैं 2 से ज्यादा के लिए भी लिखूंगा। ठीक है, अभी अभी मैंने जस्ट 2 सेट के लिए बात की है कि एटलीस्ट वन ऑफ 2 सेट्स, देन आंसर विल बी दिस फॉर्मूला। ठीक, चलो तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग खोलता हूं। ठीक है, वैसे देखो मेरा इंटरेस्ट रटने में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला रटता हूं और वो है यूनियन। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला याद नहीं करता मैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे जस्ट ऐसे ही पूछूं, देखें कितने लोग आंसर कर पाएंगे। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, एज ए प्रॉब्लम लेना इसे, विच बिलोंग टू exactly one of 2 sets A B, A और B। What is this equal to? बताओ। Number of elements which belong to exactly one of
द सेट्स ए और बी। नाउ व्हाट इज इट इक्वल टू? ठीक है आयुष, जतिन, अरे यार तुम बहुत डिफिकल्ट लिख रहे हो, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। राजवीर, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर पहले वेन डायग्राम आपको दिखाता हूं। ये ए है, ये बी है, इन यूनिवर्सल सेट। तो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, इसे क्या मैं ओनली ए बोलूंगा कि सर ये है वो एलिमेंट जो इस शेडेड रीजन में है, दे ओनली बिलोंग टू ए नॉट बी, है ना? इसी तरह से ये है वो एलिमेंट जो ओनली बिलोंग टू बी बट नॉट ए। तो समझ गए ना कि सर ये सम आंसर बन जाएगा। तो इसको तुमको लगता नहीं कि आई कैन आंसर लाइक दिस कि सर यूनियन से इंटरसेक्शन को घटा दीजिए, यू गेट द आंसर। और इसी को चाहो तो तुम एक्सपेंड करके, ठीक है प्रगति, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी 2 टाइम्स। सही है ना? वेरी इजी। तो ये सब कुछ रटना नहीं है, रटना तुमको पता है कि क्या रटना होता है सर, जो बॉक्स में होता है वो रटना होता है, ठीक है? तो ओनली आई रिमेंबर यूनियन फॉर्मूला। 5 सेकेंड्स क्विकली। सेम लिखा था ना कार्तिकेय? गुड। अच्छा अब कार्तिकेय आंसर करना, ठीक है? फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belongs to A but not B। बताओ, एलिमेंट्स which belongs to A but not B, बताओ। बताओ स्तुति, इसका आंसर बताओ। अरे कुछ इस तरह की नोटेशंस में बताओ ना यार। वो a माइनस बी कहना तो बहुत इजी है कि सर a माइनस बी बोलते हैं उसको, वो तो सेट लैंग्वेज है। इस क्वांटिटी को सेट लैंग्वेज में इस तरह से बोला जाता है ना? लेकिन इसको जिस तरह की नोटेशंस मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, अप्रतिम, आर्यन, राजवीर, अंकित, सभी लोग बता रहे हैं, उमर, है ना, कार्तिकेय, आर्यन, नहीं वो मृण्मय। ओके, आई गेस कि इसका आंसर अब मैक्सिमम लोग दे पा रहे हैं, है ना? नक्षत्र, पूर्वी, ठीक। तो यार इतनी सिंपल सी बात मेरे हिसाब से अभी अभी बोला था, है ना, कि सर ये शेडेड रीजन, ये रीजन है ओनली ए, है ना? तो ओनली ए साफ दिख रहा है कि सर ए में वो पोर्शन घटाओ जो बी को बिलोंग कर रहा हो। तो ए के अंदर कौन सा पोर्शन बी को बिलोंग करता है बताओ? ये नोटेशन होती है ए माइनस बी, ओके, जिसको तुम अब समझ सकते हो कि सर इसको एन ए, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि एलिमेंट विद इन ए बिलोंग टू बी। तो यार विद इन ए रह के जो बी को बिलोंग करेगा वो तो ए इंटरसेक्शन बी कहलाया ना। सामने वेन डायग्राम में तुम इतना छोटा सा, और मैं देख रहा हूं मूर्खता की हाइट देख रहा हूं मैं, कुछ लोग लिख रहे हैं ए माइनस ए यूनियन बी। उन बेचारों को यही नहीं पता है कि ए यूनियन बी का सबसेट ए है और वो ए से घटा रहे हैं ए यूनियन बी को, ठीक है ना?
तो मेरे ख्याल से दिस इज द रिजल्ट, एक्सट्रीमली इजी। तो रटोगे तो काम से जाओगे, है ना, और समझोगे तो निकल जाओगे, ठीक है, एग्जाम में, है ना। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट 3 इवेंट्स। अब मैं 3 सेट की बात कर रहा हूं। नाउ माय प्रॉब्लम इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स that belong to at least one of 3 sets A, B, C. सही है? हैप्पी बर्थडे विश्वजीत। तो आज के दिन तो तुम्हारे में और मोटिवेशन आना चाहिए, है ना, कि बस आज की पार्टी के बाद जो है मैं पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट कर दूंगा कि 2 इयर्स के बाद जो मेरा बर्थडे है वो एक अच्छे आईआईटी में सेलिब्रेट होना चाहिए, है ना। 11th में हो ना, दैट्स व्हाई आई थिंक। तो अगला बर्थडे और तुम्हारा इसी क्लास में सेलिब्रेट कर लेंगे, उसका अगला तुम एक अच्छे आईआईटी में जाकर के करना, ठीक है। ओके, तो फास्ट है ना, क्योंकि हो चुका है इसलिए मैं दोबारा हो रहा है सर, ये है ना। तो वेन डायग्राम यू अंडरस्टैंड कि सर कुछ यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई 3 सेट दिखा दीजिए, ए सेट, बी सेट, सी सेट, राइट। नाउ एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन को वेन डायग्राम में तो तुम फील करके, हाँ यार मुझे भी अखर गया यार, ये मुझे दोबारा नहीं बताना चाहिए था, भूलने की आदत बड़ी बुरी है मेरी, है ना, उससे नुकसान हो जाता है मेरा। ओके, तो इन लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है ए और बी और सी, है ना, कम से कम एक को बिलोंग करे, आइदर ए और बी और सी। सो दिस इज द टर्म जो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, ठीक। तो तुमने क्या कहा इस वेन डायग्राम को देख के कि सर सबसे पहले तो आप एनए एनबी एनसी को तो जोड़ ही लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक। अभी अभी बात करते हैं ना, अभी बात को फिनिश करेंगे। एनए एनबी एनसी, ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, कोई भी एलिमेंट जो कम से कम एक को बिलोंग करेगा, कम से कम एक, क्या तुमको लगता है उस पर मैं पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूं वो एग्जैक्टली वन को बिलोंग करा? ऐसा हो सकता है कि सर दैट ओनली बिलोंग टू वन। भाई सोचो इस डायग्राम में कि एलिमेंट विच बिलोंग टू ए ओनली, तो डोंट यू थिंक कि सर एलिमेंट विच बिलोंग टू ए ओनली वो ये रीजन में आएंगे? थोड़ा डायग्राम को कलर से समझने की कोशिश करना, है ना। दिस सेट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एलिमेंट विच बिलोंग टू ए ओनली। एग्री करते हो? इसी तरह से ओनली बी को देख पाओगे कि सर ओनली बी ये होगा, ये होगा ओनली बी, ठीक, और ये होगा ओनली सी। सही है? तो ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये वो एलिमेंट हैं जो सिर्फ एक सेट को बिलोंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन सेट। गॉट इट? तो मानते हो उनकी काउंटिंग करनी है मुझे कितने बार? एक बार। अब मुझे सोच के बताओ कि ये जो क्वांटिटी मैंने लिखी है इसमें दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन सेट आर काउंटेड करेक्ट और नॉट? उनकी काउंटिंग करेक्ट हुई है या नहीं हुई है? इस बात का जवाब दो।
एलिमेंट विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन सेट आर काउंटेड करेक्टली और नॉट। तो कार्तिकेय इज राइट। बाकी लोग भी अपना आंसर लिखे। कार्तिकेय का तो आंसर आ गया, विकास का भी आ गया, जिनके सही आ रहे हैं उनको बोल रहा हूं। प्रखर, रजत, रीतम, रीतम है ना, रजत, रजत आई कॉल्ड आई थिंक, साहिल, भौमिक, यार तुम लोग फास्ट लिखते हो सब स्क्रॉल हो जाता है। अभिनव, भावेश, ठीक है। अब बस है ना, जितने लोग कह रहे हैं कि सर करेक्ट काउंट हुआ है, दे आर राइट, क्योंकि विच बिलोंग टू ए ओनली वो एनए में आएगा, वो एनबी में कैसे आएगा यार? थोड़े तब बुद्धि का इस्तेमाल करो कि सर जो एलिमेंट ओनली ए को बिलोंग करेगा वो तो एनए में काउंट हुआ ना, इज नॉट काउंटेड हियर, इज नॉट काउंटेड हियर। इसी तरह से जो एलिमेंट ओनली बी को बिलोंग करेगा वो एनबी में काउंट होगा, नॉट इन ए, नॉट इन सी। इसी तरह से जो एलिमेंट ओनली सी को बिलोंग करेगा वो सी में काउंट होगा, नॉट इन ए, नॉट इन बी। तो ये तो कंफर्म है कि जिस एलिमेंट, जो एलिमेंट एग्जैक्टली वन को बिलोंग हुआ है दैट इज करेक्ट, करेक्टली काउंटेड। अब हम बात करते हैं दोज हु बिलोंग टू एग्जैक्टली टू। नाउ एग्जैक्टली टू को कौन बिलोंग कर रहा है? कि सर ये बिलोंग कर रहा है एग्जैक्टली टू को, ये भी बिलोंग कर रहा है एग्जैक्टली टू को। तो तुमको लगता नहीं कि जो एग्जैक्टली टू सेट को बिलोंग कर रहे हैं उनको भी तो एक ही बार गिनना है, तुमको एक बार गिनना है। तुमने कितने बार काउंट किया? दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू एग्जैक्टली टू आर काउंटेड हाउ मेनी टाइम्स इन दिस आंसर? टेल। ठीक है प्रकार, दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू एग्जैक्टली टू आर काउंटेड 2 टाइम्स, है ना? क्योंकि जिसको अकल है वो समझ गया कि सर यहां जो एलिमेंट है वो ए में भी काउंट हो गया, वो बी में भी काउंट हो गया, तो हमने तो उसको 2 बार गिन लिया। इसी तरह से यहां जो एलिमेंट है वो बी में काउंट हो गया, वो सी में काउंट हो गया, तो वो भी 2 बार काउंट हुआ। यहां का एलिमेंट ए में काउंट हुआ, सी में काउंट हुआ, तो इसका मतलब दोज हु बिलोंग टू एग्जैक्टली टू आर काउंटेड 2 टाइम्स इन दिस आंसर। लेकिन मुझको तो एक ही बार गिनना था ना, तो इसलिए मैंने करेक्शन किया कि यार एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया है, घटाओ, माइनस ए बी, बी सी, सी ए इंटरसेक्शन भी तुम समझते हो है ना कि सर केवल पिग पोर्शन नहीं, इतना पूरा पोर्शन ए बी होगा, है ना? तो मानते हो जो एलिमेंट 2 बार काउंट हुए थे एग्जैक्टली 2 को बिलोंग करने वाले, उनकी काउंटिंग तो सही हो गई। ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये सब एक एक बार रिमूव हो गए। अरे ये एलिमेंट सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी को, और ये एलिमेंट सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी को। ठीक, अब मुझे बताओ एलिमेंट विच बिलोंग टू ऑल 3, वो इन दिस आंसर हाउ मेनी टाइम्स काउंटेड है? एलिमेंट विच बिलोंग टू ऑल 3 हियर आर काउंटेड हाउ मेनी टाइम्स? टेल। which belong to all 3 in this expression are counted how many times? नहीं बताओगे? थ्री टाइम्स आर काउंटेड 3 टाइम्स। ठीक, नाउ मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, आर रिमूव्ड हाउ मेनी टाइम्स? तुमने 3 बार गिना, जो एग्जैक्टली 3 सेट को बिलोंग कर रहे हैं वो 3 बार काउंट हुए, और तुमने रिमूव कितने बार कर दिया?
हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिमूव्ड देम? फिर तुम्हारा चैट स्टॉप हो गया क्या? आई थिंक 3 टाइम्स रिमूव कर दिया, बिल्कुल सही, ठीक है ना? 3 टाइम्स यू काउंटेड एंड यू हैव रिमूव्ड 3 टाइम्स। इसका मतलब है अब जो 3 टाइम ऑल 3 को बिलोंग कर रहा है वो तो अब काउंट ही नहीं हुआ कि सर आपने तीनों बार आपने रिमूव कर दिया, लेकिन एक बार तो काउंट करना है ना। सही है ना? तो मानते हो कोई भी एलिमेंट एग्जैक्टली 1 को बिलोंग होना था, एग्जैक्टली 2 को बिलोंग होना था, एग्जैक्टली 3 को बिलोंग होना था, है ना? एलिमेंट विच बिलोंग टू एग्जैक्टली 1, एलिमेंट विच बिलोंग टू एग्जैक्टली 2, एलिमेंट विच बिलोंग टू एग्जैक्टली 3। मानते हो इसका सम आंसर होना था। ऐसा तो नहीं है कि सर ऐसा एक एलिमेंट में जानता हूं जो कि एग्जैक्टली 1 को भी बिलोंग करता है एज वेल एज एग्जैक्टली 2 को भी। ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं होता है ना, इतनी बुद्धि लगाओ यार। इज देयर एनी एलिमेंट विच बिलोंग टू एग्जैक्टली 1 ऑफ एबीसी एज वेल एज विच बिलोंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ एबीसी? है ना? मेरे ख्याल से यार इतनी तो अंग्रेजी अपन समझ लेते हैं नहीं कि नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो सिर्फ एग्जैक्टली एक ही सेट को बिलोंग कर रहा है तो फिर वो एग्जैक्टली 2 में कैसे काउंट हो सकता है यार? ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से बात समझ लो। तो तुमने एग्जैक्टली 1 की काउंटिंग करेक्ट कर ली, तुमने एग्जैक्टली 2 की काउंटिंग वो भी करेक्ट कर ली, तुमने एग्जैक्टली 3 की काउंटिंग वो भी करेक्ट कर ली। तो मानते हो ये आंसर हो गया कि सर यही आंसर हुआ ना, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एटलीस्ट 1 ऑफ एबीसी। थिंक सही है ना? तो वेन डायग्राम की मदद से आई एम एबल टू आंसर। ठीक, नाउ आई एम गोइंग टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, है ना? तो मैं चाहता हूं कि तुम इस फॉर्मूले को रटो कि सर ए यूनियन बी यूनियन सी इज, वैसे तो मैं शॉर्ट नोटेशन एन लिखना चाहता हूं, सिग्मा एन। अभी तो फिलहाल मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, माइनस सिग्मा ए इंटरसेक्शन बी, ए बी बी सी सी ए। अरे यार जगह सेव करते हैं। प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। I will apply this as formula। ठीक है? अभी चलो इसी प्रॉब्लम पर तुमसे फिर कुछ अच्छे सवाल पूछता हूं, लेकिन तुम जानते हो कि सर बस रटना तो इतना ही है ना? अभी अभी पूछता हूं तुमसे कुछ अच्छे सवाल, देखिए कितनी तुम्हारी वेन डायग्राम की थिंकिंग खुल रही है। डन? चलो सिमिलर नोटेशंस, पहले तुम प्रॉब्लम का आंसर समझ लो कि तुमको किस फॉर्मेट में लाना है। तुमको इसी तरह के नोटेशंस में आंसर लाना है। ओके, तो माय प्रॉब्लम इज, नाउ लिसन टू द प्रॉब्लम। फाइंड
number of elements that belong to exactly one of ABC। निकालो इसका आंसर निकालो, मुझे भी समझ आएगा कि तुम बातों को समझ रहे हो या नहीं। ऑब्टेन आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ये क्या कर रहे हो यार? ऐसी नोटेशन मुझे आंसर चाहिए ही नहीं नंदिनी, है ना? किसी का भी आंसर सही नहीं है, डोंट वरी। एटलीस्ट इतना तो थॉट सबको तो आना ही चाहिए ना कि सर NaNbNc को ऐड तो करिए, उसके बाद NaNbNc तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली वन को जो एंगल बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, उसके लिए Na को तो आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। अब मैं शॉर्ट नोटेशन यूज कर रहा हूं यार, इसका मतलब तुम समझ जाना कि सर ये Na प्लस Nb प्लस Nc है। अब क्या करेक्शन करूं बताओ? आगे का टर्म कोई सोच सकता है कि आगे मुझे क्या मैनेज करना पड़ेगा? बिल्कुल परफेक्ट भावेश, गुड। राजवीर ऑल्सो, आयुष, ठीक है। तो कुछ लोगों ने अच्छा आंसरिंग किया है। दे आर सेइंग कि सर इसमें फिर से आप वही आइडिया से सोचिए कि एग्जैक्टली वन को बिलोंग होने वाले आर काउंटेड, तो यू विल गेट द आंसर कि सर दे आर काउंटेड करेक्टली। जो एलिमेंट एग्जैक्टली वन को बिलोंग कर रहे हैं वो इस आंसर में एक ही बार काउंट हुए हैं। नाउ दोज हु बिलोंग टू एग्जैक्टली टू, वो 2 बार काउंट हुए, लेकिन मानते हो अब तो मुझे उनकी काउंटिंग चाहिए ही नहीं कि भाई एग्जैक्टली 2 वाले नहीं काउंट करने। तो क्या तुमको लगता नहीं सर पूरे दोनों बार रिमूव कीजिए? मुझे लगता है तुम इस नोटेशन का मतलब समझ रहे हो कि सर AB BC CA। सही है तनिषा? ठीक है, तो मानते हो एग्जैक्टली टू टाइम्स काउंट हुआ और आपने उसको पूरे 2 टाइम्स रिमूव कर दिया, तो एग्जैक्टली 1 इज नाउ करेक्ट, एग्जैक्टली 2 ऑल्सो इज करेक्ट। नाउ लेट्स थिंक अबाउट एग्जैक्टली 3। एग्जैक्टली 3 काउंटेड हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, 3 बार। रिमूव्ड हाउ मेनी टाइम्स? चलो इसका जवाब दो। एग्जैक्टली 3 को बिलोंग करने वाला एलिमेंट कितने बार आपने रिमूव कर दिया बाय डूइंग दिस? बताओ बताओ। 6 टाइम्स, जबकि रिमूव करना कितने बार था? 3 टाइम्स। तो तुमको लगता नहीं कि सर काउंट किया 3 टाइम्स, रिमूव कर दिया 6 टाइम्स, है ना? तो मुझे लगता है यू विल हैव टू put this term. Got it? Now which belong to exactly 3 is not counted at all. 3 बार गिना, 6 बार रिमूव किया और +3
हो गया ना बैलेंस? ठीक, तो दे आर गुड प्रॉब्लम्स, नहीं कि सर ये अच्छा सवाल था, इसको मैं रटूंगा तो फिर तो बेकार हो जाएगा ना। चलो तुमसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू exactly two of exactly two sets of A, B, C. Now answer to this problem. अब देखिए कौन लोग अच्छा सोचते हैं। बताओ समर्थ, इस प्रॉब्लम का आंसर करो और थोड़ा इजी रहने की कोशिश करो, है ना, ज्यादा टफ जाने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम्हारा जो पहला आंसर है वो सही है समर्थ, जो तुमने पहले आंसर लिखा था ना वो सही था। यूनियन माइनस सिग्मा ए इंटरसेक्शन बी प्लस 3A इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज करेक्ट। बट एक्चुअली मैं वो यूनियन फॉर्म को यूज नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि तुम एन ए एन बी एन सी, मैंने कहा था ना मुझे सिमिलर नोटेशंस में आंसर चाहिए। तो कोई भी लोग मुझे परफेक्ट राजवीर, गुड। बाकी ये सब फॉर्मूले मत रट लेना, फेल हो जाओगे एग्जाम में, ध्यान रखना कि सर हम तो याद कर करके करते हैं। फिर तुम लोगों को पता पड़ेगा कि जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो मैं खुद तो एकदम जनरल आइडिया से करता हूं, मैं तो बनाता हूं वेन डायग्राम और फिर करता हूं क्वेश्चन। ठीक है, मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करता एक्सेप्ट यूनियन फॉर्मूला। ओके, आई थिंक जो स्मार्ट लोग हैं वो समझ गए कि सर इसके लिए आप सीधा ए इंटरसेक्शन बी से स्टार्ट कीजिए ना, क्योंकि आपको सिर्फ इतना रीजन चाहिए, बस यही तो चाहिए आंसर। तो जो स्मार्ट लोग हैं दे विल से कि वाई गो टू ए बी सी, डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी, बुद्धि लगाओ। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड कि एलिमेंट विच बिलोंग टू एग्जैक्टली टू आर काउंटेड करेक्टली। बिल्कुल, जो एग्जैक्टली टू को बिलोंग कर रहे हैं वो तो सही काउंट हुए हैं, बट दोज हु बिलोंग टू एग्जैक्टली थ्री वो 3 टाइम्स काउंट हो गए, लेकिन मुझे तो काउंट करने ही नहीं। तो लोग समझ गए कि सर ये रहा आंसर, इतना इजी। ठीक है, मैं तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा था, मैं ये सब पता है तुमको कभी क्लास में बताता नहीं हूं, ये तो मैं जस्ट चेक करने लग गया कि देखे तुम्हारी सेट की अंडरस्टैंडिंग खुली या नहीं खुली। ठीक है ना, तो कुछ लोगों की तो खुलने लग गई है, गुड। तो सेट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा काम आएगी तुम्हारे, है ना। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू जनरलाइज फॉर्मूला फॉर n sets. At least one of sets A1, A2, A3 till AM। M नाम दे दिया है ना, N में कंफ्यूजन हो जाएगा अननेसेसरी, है ना। तो नाउ आई एम डायरेक्टली गोइंग टू राइट। अब मैं कोई प्रूविंग में इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं हूं, ठीक है। नहीं देखा मैंने दीर्षा, कोई बात नहीं। ओके, तो आई थिंक नोटेशंस पे तो तुम तुरंत समझ गए कि मैं तुमसे क्या पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AM। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। कोई नहीं, अब तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, अब तो सीधे मगिंग के ऊपर आ गए हम लोग। तो अब तुमको रटना है कि सर फॉर्मूला इज S1।
अभी अभी समझा दूंगा। S2, S3, S4 and so on, alternate plus minus up to Sm. Now what does S1 mean? S1 means sigma Na1. What is S2 mean? सिग्मा Na1 का मतलब समझ गए, Na1 प्लस Na2 प्लस Na3 अप टू Nam। S2 का मतलब देखो, जब मैंने ये फॉर्मूला तुम लोग को पहले बताया था उस वक्त हम लोग की पीएनसी की समझ बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। तो अब देखो तुमको एडवांटेज मिलेगा। अब तुम लोग मुझे बता दोगे कि सर ये जो आप S2 बोल रहे हो ना, हाउ मेनी टर्म्स विल दिस S2 कंटेन? बताओ, A1 A2 A1 A3 कितनी टर्म्स होंगी? बताओ बताओ। इसका तात्पर्य तो समझ गए ना कि सर टेकन टू एट ए टाइम, A1 A2 A1 A3 A3 A4 A3 A7, है ना। हाउ मेनी टर्म्स विल दिस सिग्मा कंटेन? ये एक एक MC2 M नॉट M, वो AM था, AM। ठीक है ना। बाकी मैं समझ गया तुम्हारी फीलिंग्स, सभी लोग की फीलिंग्स में समझ गया कि सभी लोग MC2 ही लिखना चाहते हैं, वो बाई मिस्टेक N बोल गए। ठीक है। अब इसी तरह से तुम S3 मुझे समझा जाओगे कि सर टेकन 3 एट ए टाइम, A1 A2 A3। तो अब मुझे लगता है तुम लोग फट से बता दोगे कि सर ये तीन तीन के जितने कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हो ना, सारे लिख दो, उन सबका सम ये होता है S3। सही है ना। तो दे आर MC3 इन नंबर। वेरी गुड। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड, नाउ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ नोटेशन, राइट। अब तुमको थोड़ा सा मैं नोटेशंस का एप्लीकेशन के बारे में भी समझा देता हूं, बाकी जब तुम सवाल करोगे तभी तुम बेहतर समझोगे, लेकिन फिर भी एक फीलिंग तुमको आ सकती है। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं कि यार इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू, तो बस मेरी बात को एकदम ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुमसे कहता हूं फाइंड दिस, तो तुम पता है वो जो A1 A2 A3 इवेंट्स हैं, उसके अलावा A4 A5 A6 अप टू AM बाकियों के बारे में तुम सोचोगे भी नहीं कि सर डोंट लुक एट रिमेनिंग, ओनली बॉदर फॉर A1 A2 A3। आप A1 A2 A3 को अकर कराओ, दैट्स इट, एंड फॉरगेट अदर्स। ठीक। तो अभी जब परमुटेशन में जब मैं इस्तेमाल करूंगा ना, तब तुमको समझ आएगा कि यार ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तो नंबर ऑफ वेज निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ वेज लिखते वक्त तुमको समझ आएगा कि यार ये A1 A2 A3 इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ वेज निकालते कैसे। तो उसका मतलब बस इतना ये हुआ कि मेक A1 एंड A2 एंड A3 हैपन एंड डोंट लुक एट अदर्स। बाकियों को देखने की भी आवश्यकता नहीं है कि सर उनका क्या हुआ, वेदर दे हैपन और नॉट, दे हैपेंड और नॉट, डोंट बॉदर फॉर देम, है ना, वेदर दे अकर और नॉट अकर। गॉट इट। मैंने कहा ना जब हम अप्लाई करेंगे ना तब तुम ज्यादा अप्रिशिएट करोगे, है ना। तो अभी तो जस्ट एज ए फॉर्मूला तुम समझ लो कि आई गॉट टू नो दिस फॉर्मूला, आई गॉट टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल नोटेशंस, राइट। SM चाहो तो SM लिख देता हूं, इसमें तो सिग्मा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि M का कॉम्बिनेशन तो एक ही होगा ना। राइट, डॉट डॉट डॉट। नाउ दिस I am going to apply as formula, and this is what is called principle of inclusion exclusion. And exclusion. Remember, most important formula now for probability problems as well as PNC problems, maybe in
अदर टॉपिक्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि खाली पीएनसी प्रोबेबिलिटी में काम आता है, और भी चैप्टर्स में काम आएगा। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो, है ना, कल कल कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क, होमवर्क क्या था? एक डीपीपी पीएनसी का डीपीपी, एक दिन और रुक जाए, एक दिन और वेट कर ले, है ना, कि सर थोड़ा सा सर्कल्स का होमवर्क और स्मूथ हो जाएगा। ठीक है ना, बस एक दिन और, लास्ट है, पक्का कल, पक्का गारंटी। वैसे तो आज भी दे सकता हूं, है ना। सर्कल्स, सिंगल चॉइस प्रॉब्लम्स ओनली 21 to 40। ठीक है, केवल 40 दिए क्योंकि तुम लोग इतने ही कर पाते हो। ठीक है, थोड़े से बढ़ा दूं, एक मिनट देखने दो यार, सिंगल चॉइस प्रॉब्लम्स। नहीं, ठीक, चलो इतना ही होमवर्क है, सिंगल चॉइस सर्कल्स। कल तुमको गारंटी पीएनसी से होमवर्क मिल जाएगा। मैंने कहा ना, वैसे मैं आज भी दे सकता हूं, लेकिन आज और नहीं दे रहा हूं। चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।